Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Sir. But Thank you. introduction. My name is Yash. I did my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya. After that, I pursued graduation from Rajdhani College, University of Delhi. There, I pursued BSc Physical Sciences. After that, I took admission in B.Ed in IP University. After that, I got an opportunity to work as an upper primary section maths and science teacher in under Smagra Shiksha Abhiyan in Silvassa. It is far from Delhi, but I took the opportunity because I wanted to have some experience in school education, how school management works, and yeah, there then I got opportunity to appear in KVS exam, and today I'm here. सो आपने सिलवासा में काम करा है जी सर. महाराष्ट्र नहीं सर, ये दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली हाँ एक वो यूनियन यूनियन टेरिटरी टेरिटरी में इसी वजह से महाराष्ट्र पूछा था सो वहां पर आपने माउंटेन्स देखे सर. वहां पे जहां मैं था वहां हाँ। पे इतना ऐसे माउंटेन्स जैसा हम नहीं कह सकते. हाँ एक हिल जरूर थी सर वहां पे नदी के किनारे. ओके चलो सो आप दिल्ली से बिलोंग करते हो जी सर. तो दिल्ली के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे जी सर. मैं अभी जो हमारा जो कर्तव्य पथ है जी ठीक है सर. जिसपे अभी नाम बदला गया और तो उसके आगे जो आसपास जो अभी पेरिफेरल में जो जी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बना रही है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है सर विस्टा प्रोजेक्ट का नाम. हाँ, उस उसमें project क्या का नाम होगा विस्टा है. विस्टा में सर वहां पे जो हमारे श्री प्रधानमंत्री जी हैं वो एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है बना रहे हैं और उसको रीडेवलप कर रहे हैं एक नया, ताकि मतलब दैट पार्लियामेंट बन रहे हैं और भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं और भी बिल्डिंग्स वो डेवलप हो रही हैं जो गवर्नमेंट के काम के लिए बनाई जा रही है. ओके ओके चलो ठीक है तो अभी तो आपसे पूछ लिया फिर इंडिया गेट के सामने किस मेजर पर्सनालिटी की मूर्ति बनाई गई है लगाई गई है सर ये मुझे नहीं पता सर. ओके अभी जो इंडिया में G20 की समिट्स हो रही हैं काफी सारी जी सर. तो अभी 1 मार्च को दिल्ली में कौन सी समिट हुई है G20 की इंडिया में एंटी करप्शन की हुई है हेल्थ की हुई है फॉरेन इन्वेस्टर की हुई है सॉरी सर मुझे ओके अच्छा तो आप फिजिकल साइंस से है जी सर. अगर मेरे को 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा सर फॉर्मूला है 9/2 C plus 32 I. ओके चलो आप मैं sure नहीं, 37 sorry. डिग्री को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दीजिए कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट 37 को सर ओके 98. ओके 98 98. अच्छा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जी सर. कौन से दो टेम्परेचर पे उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल मानी जाती है उनकी वैल्यू सर -40 पे -40 डिग्री वेरी गुड और जो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होता है मैक्सिमम टेम्परेचर सर 4 डिग्री सेल्सियस पे. ओके एंड व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर सर वाटर डेफिनेशन नहीं ट्रिपल पॉइंट क्या है? हाँ क्या है सिंपल टेम्परेचर क्या है सर 4 डिग्री सेल्सियस. ट्रिपल जहाँ मुझे ये मालूम है कि ट्रिपल पॉइंट होता क्या ओके वैक्सीनेशन के फादर किसको कहा जाता है है. वैक्सीन एडवर्ड जेनर. उन्होंने कौन सी वैक्सीन को इन्वेंट करा था उन्होंने सर स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को इन्वेंट और ये क्या होता है पेनिसिलिन क्या होता है सर ये एंटीबायोटिक है. इसको किसने इन्वेंट करा था सर इसको इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. वेरी गुड और इंसुलिन जो होता है जी सर. ये इंसुलिन हमारे बॉडी में क्या काम करता है सर ये हम ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है सर, जो पेनक्रियाज ग्लैंड से सीक्रेट होता है. ब्लड शुगर को मतलब एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कम करता है हाँ. अगर लेवल मेंटेन अगर किसी की बॉडी में ये इंसुलिन नहीं बनता है जी. तो उसे आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है तो आर्टिफिशियल इंसुलिन किसने इन्वेंट करा था सॉरी सर. ओके So, Yash, you Yes. studied from Rajdhani College. यस.
Rajdhani College, is it a North Campus college, South Campus college, or off campus college? It is an off-campus. It's an off-campus college. It's on. So, as we all know, Delhi University is very famous for its sports and extracurricular activities. Yes. So, were you a part of any sports or extracurricular activities? No, ma'am. I was Not not in college, but I did to take participation in my school life. In which I activity? I did dancing, group dancing, and I Group dancing. So, was Yes. it Indian classical or Indian folk or Western? actually it was an inter-house competition. Hmm. I'm not some professionally trained, Right. but there was inter-house competition, so I took part there. Right. When I was in junior classes, my seniors were there to help me with that. Right. But when I was a senior, I tried to choreograph also for my house. Wonderful. Yeah, Okay. so- So, आप दिल्ली से ही हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हैं. So, DU का पहला कॉलेज कौन सा था, आपको आइडिया है? नहीं मैम. ठीक है. एक क्वेश्चन आपने अपने बायो में लिखा है that you also you told आप 2014 से आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. as a tutor. No. as a tutor as- and 2017 you passed out. So मतलब मैं मान सकते हैं पूरा ग्रेजुएशन में एंटर करते ही आपने हाँ. एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया. हाँ, मतलब उस टाइम पे मेरे को एज ए टीचर मेरा वो परसू नहीं कर रहा, मतलब ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था कि मेरा एम टीचर बनना है. जी. लेकिन एज ए मुझे थोड़ा सा जैसे आस पड़ोस में बोला गया कि आप पढ़ा दीजिए बच्चों को, तो मैंने एज ए पार्ट टाइम और पॉकेट मनी के लिए थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था कि ठीक है. मतलब आप अभी भी श्योर नहीं कि आपको टीचर नहीं, बनना है मुझे या मैं नहीं अभी बनना है? काफी ज्यादा श्योर हूँ. इतने साल से पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि मैं एक बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ. जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने स्कूल लाइफ में फेस की थी कुछ कुछ टॉपिक्स में कि मेरे टीचर्स जो है मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, मैं जब ट्यूशन करता था तो मैं पॉइंट आउट करता था कि यहाँ पे जरूर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इसको जरूर समझिए या ये पॉइंट Alright. सीखिए. So 3 reasons why you feel teaching is considered to be a noble profession. Because it brings positive change in the student's life. I'm not talking about only academic thing, but it develops them as a person. I genuinely feel that I am a person today because of my teachers, what I am today, and it helps. If we are developing some good person, then it helps us to develop our country also. So basically everything that is starting comes from it starts developing from school life only. Right. And third point? And I'm sorry. Okay, no. So, you've stated that you're a very confident teacher and that you've helped in solving so many problems of students. Of students. Yeah. So, could you please state any 3 different learning disabilities that you've helped solving? I'm sorry, frankly, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था वो किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से अफेक्टेड नहीं थे. Okay. मैं जब प्रॉब्लम्स का जो मैंने लिखा वो एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो मैं फेस किया, कुछ टर्म्स मेरे को अपने स्कूल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी मेरी लाइफ में कि यार ये क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है, और मैं काफ़ी हेजिटेशन करता था अपने टीचर से डिस्कस करने में. लेकिन जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो उस पॉइंट को मैं ज़रूर ये ध्यान देता था कि मैं ज़रूर बच्चों को बताऊं कि ये प्रॉब्लम अमलगम और कुछ ऐसे वर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स थी जो मुझे नहीं पता होता था. So, like, could you share your teaching philosophy? Like, how did you deal with it in a different manner? In a different manner is that I always try to be as simple as I can be with the students. I used to tell them in their own mother tongue because the students that I used to deal with were from my surroundings only. So I could talk to them and I could give examples from their family background because I knew some of them, and from the village life. So that did help them, that did create a positive environment in the class. Okay. So Yash, you've done your graduation in physical science. Yes. Which is your least favorite subject? Least favorite subject would be chemistry. Chemistry. So, like, what changes do you want to bring in the teaching sector when it comes to teaching chemistry whatsoever? I think that physical models would help a lot in understanding reactions, how things are happening, and using chemicals and showing it practically in the laboratory. That would really help teachers to understand. Okay. It. Do you read newspapers? Yes, I try to.
So why do you think reading newspaper is necessary? Reading newspaper is necessary because it helps us to know our surroundings. It helps us to understand what is happening around us. Because if you don't know what is happening around us, you sort of living in a bubble. So we should be aware that what is happening in our country, in the world. It would help not only us, but this knowledge can be beneficial for our siblings also, that this thing is in trend in the education sector, or you can choose a career path there. So because I have younger siblings, and he just finished his 12th exams, and now questions is ki what should we do ahead. So it might help us that you know mobile repairing is something that is in trend, and YouTube section is very popular. Graphic designing would help as a career if he would or she would. So these kind of things would. Okay, thank you. आपने बताया कि आपका मतलब आपने होम ट्यूशंस देना शुरू कर दिया था, जी सर। पॉकेट मनी और एक पार्ट टाइम आपका वो हो जाता था। जी सर। होम ट्यूशन जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि स्कूलिंग होती है, तो कई देशों में होम स्कूलिंग भी होती है। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि एक बच्चे को उसी के घर के एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेटर है? नहीं, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के हम सोच सकते हैं, और लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जैसे हमारे एजुकेशन फिलॉसफी में सोशलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, कि आपको बच्चे को सोशलाइज करना चाहिए ताकि वो समाज में, कम्युनिटी में कैसे बिहेव कर रहा है, किन लोगों से क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। अगर वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ता है तो वो ऐसी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, और ये एक ड्रॉबैक है उस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि स्कूल में भेजना ज़्यादा अच्छा अच्छा, होगा। आप जब होम ट्यूशन देते थे तो किस क्लास के बच्चों को दे रहे होते थे? सर मैं 9th और 10th क्लास के बच्चे। तो आप जो 9th-10th के स्टूडेंट आपसे पढ़ रहे थे, क्या आप ये उस स्कूल या उस टीचर का फेलियर समझेंगे, उस सिस्टम का फेलियर समझेंगे कि उन्हें स्कूल खत्म होने के बाद भी पढ़ना पड़ रहा था? नहीं सर, उसमें स्कूल और टीचर का फेलियर मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक तरीके से कभी-कभी हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है। स्कूल में एक टीचर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालाँकि उसकी वो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं कि हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सके। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते होंगे शायद, जिस वजह से, और सेल्फ स्टडी पे उनको तो आपकी पुश कल चाहिए। आप जिस क्लास के आप टीचर हैं, पता चलता है कि आपका जैसे आप मैथ्स पढ़ाते हैं उन्हें, पता चला 4 बच्चे होम ट्यूशन ले रहे हैं जी। बाहर, क्या करेंगे आप? सर मैं ये ट्राई करूँगा कि उनको ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैं इस चीज़ को क्लास के लेवल पे ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि किस टॉपिक में ऐसा है कि आप मुझसे डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं है। मेरी फर्स्ट अप्रोच तो यही रहेगी कि मैं शुरू से ही एक इस तरह का एनवायरनमेंट बना पाऊँ कि वो लोग मुझसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकें किसी भी क्वेश्चन को लेके, अगर 2 बार पूछना है, 3 बार पूछना है, ताकि उनको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी वो जा रहे हैं तो मैं दोबारा से एक दूसरे अप्रोच के साथ उनसे बात करने की, डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जैसे अगर मैं कुछ चीज़ों को लेके पूछूँ आपसे, मैथ्स की स्पेशली बात करूँ, तो हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं अपने केवीएस में, जी। किताबों में। तो जैसे 0 है, 0 जी। एक इवन नंबर है कि नहीं? सर 0 एक इवन नंबर नहीं है सर। अच्छा, इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? सर numbers that can be divisible, that are divisible by positive numbers that are divisible by 2 are even numbers. अच्छा, तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कंपोजिट नंबर्स की क्या डेफिनेशन है? भाज्य संख्याओं की क्या परिभाषा? भाज्य संख्याएं सर वो संख्याएं जो जिनके एक और अपने के अलावा दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। तो 0 एक कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? सर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनीथिंग सर। अच्छा, आपको लगता है कि 0 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है? सर जब 1 से हो सकता है सर, जिसका आंसर 0 आता है। अच्छा, 2 से अगर 0 को डिवाइड करूं तब भी 0 आएगा सर। तो 3 से करूं तब हो भी रहा है 0 डिवाइड? आएगा सर। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। हाँ चलो, तो लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे कंपोजिट नंबर्स में 0 मेंशन ही नहीं है, क्या Sorry कारण? सर, मैं ये नहीं चलो ठीक है। अच्छा, एक कई बार क्या होता है ना, जब हम पढ़ाने के लिए तो हमें
ये होता है कि हर बच्चे को सारी चीजें, कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट उनके सामने नहीं रखना। पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उस फॉर्मूले को किसी ना किसी तरीके से हम डेराइव करते हैं उसके सामने, या छोटे छोटे हिस्सों में उसके सामने लाते हैं। जी सर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आप स्पीयर होती है, गोला होता है, जी उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब है वो कैसे डेराइव होता है, कुछ पता है आपको? सर। 4 सर्कल्स 4/3 पाई आर क्यूब। मैथमेटिकल डेरिवेशन। मुझे थोड़ा सा आइडिया है सर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। क्या आइडिया है वो बताइए मुझे। सर, कोन का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हम 4 कोन्स को मिला के एक स्फेयर बनाते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब बनता है सर, इस तरीके से। इस तो approach से। कुछ मतलब चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिनके फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो उस लेवल पे नहीं किया जा सकता। जी ये एक आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो दो हाँ चीजों सर। का। मैं से ऑन पेपर प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो हाँ। कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जिन्हें हम ऑन पेपर प्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को, मान लिया मुझे एक ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखाना है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पता है? सर, ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला सर 1/2 बेस इनटू हाइट। नहीं पता हो हाइट, तब क्या यूज करते हैं? सर, फिर हम हीरोन्स फॉर्मूला का तो हीरोन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ाते हैं। नहीं सर, हम हीरोन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन तो नहीं। ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसका हम डेरिवेशन पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो उसे आप डिडक्टिव अप्रोच में कैसे बच्चे के सामने लेके जाएंगे? सर, मैं उनके आगे एक ट्रायंगल बनाऊंगा जिसकी साइड्स की वैल्यू दिखाऊंगा और पूछूंगा कि क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं हाइट नहीं दूंगा तो वो लोग बोलेंगे कि सर इस केस में मैं एरिया नहीं निकाल सकता। तब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि ऐसे केसेस में एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है। बच्चे पूछेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया सर? सर, ये एक हीरोन्स नाम के एक हमारे मैथमेटिशियन है। ये तो मैथ के साथ मजाक हो जाएगा कि ये कहेंगे कि हीरोन्स देके गए थे। बच्चे कह रहे प्रूव करो। जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो होती है आपकी, वो प्रूव की जा सकती है। जी सर। बच्चे के सामने हम करके भी दिखा देते कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं कुछ आपके सामने, इनकी साइड्स का जब आप सम कंपेयर करेंगे तो ये होगा। जी सर। तो बच्चे पूछेंगे सर इसे भी प्रूव कर दो। सॉरी सर, मैं अभी नहीं नहीं जानता, कर पाओ। मैं पता करूंगा सर। बाकी क्वेश्चंस मैथ को लेके बाद में पूछते हैं। समग्र शिक्षा क्या है? मैम, ये जो है 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको लॉन्च किया था। उस टाइम पे इसको सर्व शिक्षा अभियान के नाम से लॉन्च किया गया था। अब इसका नाम बदल के समग्र शिक्षा अभियान रख दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कूल में रिटेंशन रख सकें, और जो बच्चे अभी स्कूल में नहीं आए हैं हम उनको भी स्कूल की तो पहुंच तक स्कूल हम। में जो एजुकेशन दी जा रही है वो काफी नहीं थी बच्चों के लिए, नहीं, काफ़ी है मैम। जो अलग से बनाने ये योजना नहीं। चलानी पड़ी? ये एक सेंट्रल लेवल की योजना है कि जो एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि एक अलग से हम स्टार्ट करें, ताकि जितना हम कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनफ उस टाइम पे नहीं लग रहा था। और इस अभियान के आने के बाद बहुत ज़्यादा स्कूल की अटेंडेंस बढ़ी है। तो मतलब सक्सेस हुई है ये? हाँ, इसको एक सक्सेसफुल। अच्छा, एक स्कूल में प्रॉब्लम आ जाती है, 11th 12th के बच्चे हैं, लड़का है लड़की, आजकल ड्रग्स लेने लगे हैं, नशा कर लेते हैं। तो अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो आप कैसे उस पर वो करेंगे, मैम, जो भी क्या जब एक्शन लेंगे अपने लेवल पर? ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आती है वो कई बार पीयर प्रेशर की वजह से और दूसरे की आइसोलेशन अगर बच्चा महसूस करता है, तब इस तरफ वो जाता है। मुझे ये देखना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी कि वो किन बच्चों के साथ, किन लोगों के साथ उसकी बातचीत है, घर पे माहौल कैसा है। जब ये सब चीज़ें, मुझे उसका बैकग्राउंड ये पता होगा तो मैं उसको समझा सकता हूँ। हालाँकि स्कूल में एजुकेशन इसकी भी दी अच्छा, जाती है। चलिए अगला, गेट के बाहर आपस में लड़ाई हो जाती है, मार पिटाई हो जाती है, ठीक है, टीचर अगर डांटता है तो वो टीचर पर भी आजकल हाथ उठा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप डर के क्या करोगे, सामना करोगे या पीछे हट जाओगे? क्या पीछे करोगे? हटना तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे सही होगा। मेरा काम वहाँ पे बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है काफ़ी हद तक, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, तो हमारा कुछ ना कुछ
हमारे कुछ पेरेंट्स डर भी जाएंगे, वो अपने बच्चों को शायद भेजते भी नहीं है मैं एक दो अपने हफ्ते मैं स्कूल। अपने लेवल पे सर मैम मैं उन बच्चों से बात कर सकता हूँ, मैं अपने स्टाफ की हेल्प ले सकता हूँ कि इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं, मैं प्रिंसिपल से भी बात करूंगा कि इस तरह की कुछ घटनाएं हैं, ताकि हम उन बच्चों को कुछ काउंसलिंग दे सकें अपने लेवल पे, घर पे भी बात कर सकें। जो दूसरी पार्टी है वो लोग बाहर के हैं या हमारे स्कूल के ही दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, क्या इश्यू उन लोगों के बीच है, उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये अप्रोच मेरी रहेगी। हाँ, स्कूलों में एक एसएमसी बनाई हुई है, एक जी कमेटी है ना, उनका भी सहारा ली। हाँ, उनका सहारा बिल्कुल। जी आप मुझे अब हमें पढ़ा दो, क्या टॉपिक आपका फेवरेट है? सर, फेवरेट तो सारे ही हैं, बट अगर आप कुछ बता देंगे तो मैं उस टॉपिक को पढ़ाने की तो आप कोशिश मुझे पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाइए। कोऑर्डिनेट। सर, किस क्लास के हिसाब से पढ़ाना है? 9th 10th क्लास की। 9th 10th हाँ। के हिसाब से। ठीक है। कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं टॉपिक बदल सकता हूँ। नहीं, मैं ट्राई करूंगा सर। हाँ, अच्छा, बेस्ट करूंगा। हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। Good morning. कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज क्या हुआ पूरा दिन स्कूल में? सर, इंग्लिश वाली मैम ने बहुत परेशान किया है, अच्छा। जबरदस्ती की पोएम पढ़ाई है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलो, मैं आज साइंस वाली मैडम आई नहीं थी, साइंस वाली मैडम नहीं हाँ, आई, तो इसलिए चलो खाली मैं तो आ खेलते गया, रहे। ये अच्छा सर हुआ। मैथ तो हमें बहुत बोरिंग लगता है, मैथ सर मत नहीं अच्छा पढ़ाओ। लगता। नहीं, आज आज मत मैं पढ़ाओ सर। ऐसी कोशिश करूंगा कि आज आप लोग बहुत पढ़ें। गर्मी भी है गर्मी के लिए एसी चला देंगे बच्चों, कोई बात स्कूल। नहीं। खिड़कियां खोल देंगे। अब मेरे को ठंड लग रही है। आपको गर्मी लग रही है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको उतना ज्यादा बोरिंग ना लगे जितना बोरिंग आपको इंग्लिश की क्लास में लगा। ठीक है, चलिए मुझे आप अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं सर? आप जैसे मेरे घर का एड्रेस है सेक्टर 5 द्वारका, नई दिल्ली। सेक्टर 5 द्वारका। तो आपका घर किसी एक पॉइंट पे होगा, बिल्कुल। और वहां पे पहुंचने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट है क्या? मतलब मैं अगर घर पे विजिट करना चाहूँ तो हाँ है। आऊंगा नहीं मैं, बच्चों डरना मत। वो देखिए, शक्ति अपार्टमेंट के साइड में पड़ेगा सर। ठीक है। तो आप सर? मेरा शादरा में है। शादरा में है। वहां पे आसपास कोई ऐसा लैंडमार्क है जिसके शादरा- रेफरेंस देके आप? या शादरा मेट्रो स्टेशन। शादरा मेट्रो स्टेशन पे से, ठीक है। तो आप बच्चों ने ध्यान दिया कि मैंने रेफरेंस पॉइंट पूछा? हाँ, रेफरेंस सर। पॉइंट पूछा है ना? तो अगर यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूं और वहां पे किसी एक क्वाड्रेंट में पॉइंट मार्क कर देता हूं, तो उसकी दूरी क्या होगी एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से? आपने डेटा हैंडलिंग पढ़ी है, ग्राफ पढ़ा है 7th क्लास में, 8th क्लास में, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको मालूम होगा। यस सर। कार्टेशियन प्लेन मालूम है? यस सर। कार्टेशियन प्लेन नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस को जब हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उस पूरे को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब मुझे इसका रेफरेंस लेना है कि इसकी क्या दूरी, तो मैं एक्स एक्सिस से उसकी दूरी रखता हूं 2 और वाई एक्सिस से उसकी दूरी रखता हूं 3। तो उस पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया? 2 and 3। पहले हमने क्या हल किया, एक्स एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस है वो लिया कि कितना दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके सर जो एक्स एक्सिस से दूरी थी वो एक्स हुई। नहीं सर, वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, जो तो वाई से एक्स दूरी और होती वाई, है वो एक्स का होता है। एक्स और वाई दोनों को कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। सर पहले एक्स और वाई, ये ऑर्डर ही क्यों है? पहले वाई और फिर एक्स क्यों नहीं है? सर जैसे आप बता रहे थे कि ये यहाँ आप दूरी देख रहे हो और फिर आप हमें किसी की चीज की पोजीशन बता रहे हो, आप दूरी देख कहाँ से रहे हो सर? सर ये दूरी जो है हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से देख रहे हैं। अच्छा, मतलब हम किसी रेफरेंस को मानकर तब किसी की पोजीशन बता पा रहे हाँ, हैं। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमने उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी, वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। हमने वाई से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी, वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो सर जैसे हमारे घर है जी, एक, उसका जो जब हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं किसी को तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? वो रेफरेंस पॉइंट सर आपका, आप उसको एक
अगर एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप जैसे उसको हमारी break अर्थ down है, कर सकते हैं। उसमें वो रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? वो रेफरेंस पॉइंट आपका, जैसे मैंने आपसे उस रेफरेंस पॉइंट को, क्योंकि मैंने आपसे एक ही रेफरेंस पॉइंट पूछा, अगर मैं आपसे 2 रेफरेंस नहीं, पॉइंट जब पूछता तो घर मैं के उसको पॉइंट्स लिखे जाते हैं, घर के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, जैसे 23 ईस्ट, 24 नॉर्थ, ऐसे जब हम लिखते हैं तो ये इनका रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट कैसे होता है? जैसे यहाँ से आपने ओरिजिन से कर लिया, इनके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है? जो घर का नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जो हाँ, मैप पे हम देखते हैं, हाँ, वो सर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स वो तो नाम हो गए सर। एक रेफरेंस पॉइंट इमेजिनरी लाइंस हैं सर, उनके ऊपर जो पॉइंट लिए जाते हैं उनको हम एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते जैसे, तो जो इक्वेटर लाइन होती है सर, हैं। हाँ क्या मैं उसे एक्स एक्सिस बोलूं कि वाई एक्सिस बोलूं यहाँ पे? सर, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको क्या एक्स और वाई लेना है, आप उसको एक्स भी मान सकते हैं और वाई भी मान सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। जैसे अब मेरे कुछ क्वेश्चंस थे आपसे जी। इस वाली चीज को लेके, मतलब मैथ वाले पार्ट को लेके। हाँ अम, अब होता क्या है ना कि मैथ को लेके बहुत से बच्चे डरते हैं, मैथ एंजाइटी एक इशू है। जैसे बहुत सारे, मैडम ने आपसे बोला लर्निंग डिसेबिलिटीज में, तो एक बड़ी समस्या है मैथ एंजाइटी। आप अगर 10 लोगों को मिलेंगे तो 8 में मैथ एंजाइटी मिल जाएगी, गणित को लेके डर है। क्या कारण है उसका, क्यों होता है? सर, उसका कारण बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि शुरू से ही बच्चे को जो है अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया है मैथ्स की तरफ, उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया गया है और उसके बेसिक प्रॉब्लम्स और बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया और एड्रेस नहीं किया गया है। जब एक बार उनको एड्रेस कर लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे काम करके, तब हम कह सकते हैं कि आप मतलब काम किया जा सकता है उसके बाद मतलब वो उस इंटरेस्ट एंग्जाइटी डेवलप क्यों नहीं होता, उसका क्या रीजन है? वो इंटरेस्ट इसलिए भी डेवलप नहीं होता है क्योंकि कई बार बच्चे ये समझते हैं कि इस चीज का हमारी जिंदगी में क्या काम, जमा, ऐड और प्लस, जमा घटा, ये तो मैं दुकान पे करता हूँ, तो हम मनी को उसका एक एग्जांपल दे देते हैं उस लाइफ में। लेकिन हम पॉलिनोमियल का एग्जांपल किस तरीके से दें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीचर्स एड्रेस नहीं करते हैं कई बार, तो अच्छा। वो होगा। हाँ, आपको लगता है ये इंटरेस्ट का ही प्रॉब्लम है या फिर फॉर्मेटिव एजुकेशन का ही प्रॉब्लम है? आपको नहीं लगता कि शायद ये जेनेटिक भी हो सकता है? मतलब मैथमेटिकल, लॉजिकल आपकी फैकल्टीज जो हैं, वो हर इंसान का ब्रेन जो है, कई कई क्रिएटिव ज्यादा होते हैं तो उनका रीजनिंग फैकल्टीज कम होता है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि हम जेनेटिकली भी इनेट एबिलिटी, बच्चे की सार्वभौमिक क्षमता, वो बचपन से ही ए- मैथ सीखने के लिए बनाई नहीं है? एज ए टीचर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इनेट एबिलिटी है। मुझे लगता है कि जब हम उसको हेल्प करते हैं तो वो अपनी उन कमियों को दूर कर सकता है। मतलब कई बार आप अज्यूम करके चल रहे हो कि आपके सारे बच्चे एक ही नहीं, कैपेबिलिटी के साथ आ रहे मैं हैं? ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हर बच्चे को अलग 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 तरीके से अप्रोच करूंगा। जब मुझे ऐसा कुछ महसूस होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मजा नहीं आ रहा है या पर जिनको आपने अभी तो एंजाइटी डिनाई है। किया, आपने बोला नहीं मैं नहीं मानता कि क्या? अलग इननेट एबिलिटीज होती हैं, आपने अभी भी बोला मैंने ना। ये कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी जेनेटिक इशू है कि वो पढ़ नहीं पा रहा, मैं ऐसा नहीं समझूंगा। मुझे लगता है वो कर सकता है अगर हम हर उसके इंसान साथ। पोएट बन सकता है, हर इंसान पेंटर बन सकता है। आपको मैं अभी बोलूं मेरा स्केच बना दो तो आप क्या मेरा नहीं, स्केच बना मैं दोगे? तो ड्राइंग में मतलब बहुत आप अच्छा। कैसे डिसक्रेडिट कर रहे हो जेनेटिक एबिलिटीज और ब्रेन प्री फंक्शनिंग और इननेट एबिलिटीज को? क्योंकि मुझे वो, मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर वो प्रेजुडाइज रहे अपने स्टूडेंट्स को लेके। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अच्छा, एक पूरी ये जो अपॉर्चुनिटी दूं। प्रेजुडाइज की आपने बात की, एक और है लड़कियों का मैथ ना सीख पाना, कि लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती। उसके नहीं, पीछे आप कोई 2 कारण बता सकते हैं मुझे, क्या है? लड़की, मैं नहीं मानता कि मैथ नहीं, बहुत बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो काफी बड़ी तो फिर मैथ्स इन में काफी जनरल अच्छा देखा करती हैं। जाता है कि जो हायर स्टडीज होती हैं, मतलब जैसे आप बीएससी की बात करोगे, एमएससी की बात करोगे, वहां पे लड़कियों के पास ज्यादा मैथ्स नहीं होता है। 11th-12th में लड़कियां 10th के बाद मैथ ड्रॉप करना स्टार्ट कर देती हैं। फीमेल्स का मैथ के प्रति एक रवैया वैसा रहता है, रीजन क्या है? इसका कारण ये हो सकता है कि अ, उन्होंने उनका इंटरेस्ट उतना डेवलप तो नहीं ये हुआ तो है। एक जनरल फैक्टर बन गया ना कि सारी लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है क्या? नहीं, ऐसा और ये ऐसा ऐसा नहीं है सिर्फ कि सब ड्रॉप कर देते ऐसा हैं। सिर्फ इंडिया में देखा जा रहा है, बाहर ज्यादा नहीं देखा जाता है? या जैसे कुछ कुछ कंट्रीज
जैसे पाकिस्तान में ये हमसे भी ज्यादा है इसका रेट, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में और भी ज्यादा है कि लड़कियां मैथ नहीं ले रही हैं 10th के बाद। कुछ आप रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या होगा कि जितनी देश डेवलपिंग होगा, अंडर डेवलप्ड होगा, तब ये ऐसा हो रहा है? इसका एक फैक्टर सोसाइटी हो सकती है, एक सोसाइटी हो गई, एक और फैमिली बैकग्राउंड में घर पे उसको उतना हाँ, एनकरेज नहीं किया गया कि सोसाइटी एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, दूसरा उसका ऐसा समझना कि ये कहीं पे मेरे काम नहीं आएगा, ये समझना भी खुद से जब उनको ऐसा लगता है तो उसका भी। चलो ठीक है, तो इंटरव्यू का जैसे देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ बातें, रिलैक्स करो, अब सब अपना रिव्यू दे देंगे। मतलब तुम आज तक के, आज जितने कैंडिडेट आए हैं, मुझे तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे हो, सबसे ज्यादा तुमने अच्छे से आंसर दिए हैं, सबसे अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया है। तुम्हें अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज इतनी चाहिए, तुम्हें इतनी पता था, तुमने वो इतनी भी अच्छे से बता दी, ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि तुम्हें वो क्लियर कर लेनी चाहिए, बेसिक पॉइंट्स, छोटे छोटे, जैसे कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन होती है, एनी नंबर दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो 2 के क्या होते हैं, 0 के क्या होते हैं, इनफाइनाइट फैक्टर्स, तो इसलिए उसे हम कंपोजिट। तो ये एक पॉइंट हो गया। लड़कियों के ना होने का रीजन ये है कि सोसाइटी इमेज, जितना भी आप देश को, किसी को अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं हमारे जैसे इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, ये सारी, यहाँ पे क्या होता है कि सोसाइटी ने ये इमेज बना दी है कि लड़कियां नहीं सीख सकती, बायो ले लो तुम। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, एक इमेज ये है मैथ्स को लेके कि मस्कुलिन सब्जेक्ट है, मर्दाना सब्जेक्ट है, और लड़कियों के लिए नहीं है। तीसरा, जब मैडम ने तुमको बोला कि इनेट एबिलिटी, ये वो सब चीजें, तब तुम बोल सकते थे 10th तक के जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, वो हम किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं कर रहे हैं। हम बच्चे को पिकासो नहीं बना रहे हैं, या मतलब पेंटर, मैं उसे वैसा पेंटर नहीं बना रहा हूँ कि मैं वो मेरी इमेज बना सके, लेकिन एक इतनी एबिलिटी तो मैं हर स्टूडेंट से चाहूंगा कि एक बेसिक फिगर बना पाए। जैसे हम लिख तो हर कोई सकता है ना, लेकिन हैंड राइटिंग में कोई एक्सपर्ट बन जाए, वो कोई एक करेगा आगे जाके। तो 10th तक के जो सब्जेक्ट है, उनमें जेनेटिक या इनेट एबिलिटी का काम ही नहीं होता, वो हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं। वो मैं थोड़ा सा हाँ, ये जब भी कोई टीचर आपको बोलेगी, हमने जैसे ये आप एंड तक इस पॉइंट पे टिके रहेगी, नहीं है मैं नहीं मानूंगा कि मेरे बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है। मैथ्स फॉर ऑल होता है 10th तक, हर कोई सीख सकता है, ये आपको मान के चलना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट के 90 आएंगे या हर स्टूडेंट उसमें एक्सेल करेगा, वो उसमें आगे चल के PhD करेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस सब्जेक्ट को लेके बच्चे के अंदर डर एटलीस्ट पैदा ना हो, और बेसिक नॉलेज उसके अंदर आ जाएगी, लाइफ में यूज कर पाए। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, आपसे जब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इंग्लिश में आंसर देते हो, वो भी अच्छी बात है। जब हिंदी में पूछते तो हिंदी में देते हैं, वो अच्छी बात है आपकी, अच्छा पॉइंट है। और लेकिन कुछ कुछ शब्दों की मुझे कमी लगी। जैसे आपसे सर ने पूछा कि वो जो विस्टा बिल्डिंग्स हैं जो बन रही हैं वो कर्तव्य पथ पर, तो आपने किस लिए बन रहे, तो आपने कहा गवर्नमेंट के काम के लिए बन रही है। इसके जगह पे बेटर वर्ड हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज बन रहे हैं, ये थोड़ा सा बेटर वर्ड हो जाएगा। और आपकी एक चीज में है कि आपका बिल्कुल सब सही था। एक बार में मैं आपकी तरफ देख रहा था, आपका जो लेफ्ट लेग है ना, बार बार वो तो मेरा ध्यान वहां पे जा रहा था। ये पोजीशन बैठने की, ये पोजीशन बैठने की होनी चाहिए। पोजीशन सही थी, लेकिन वो जो बार बार वो शिवरिंग सी हो रही थी ना, तो वो ध्यान उधर को जा रहा था। मैं ट्राई अब ये थोड़ा मेंटल होता है, इसको कंट्रोल करिएगा। बिल्कुल सही है। बाकी मैंने भी ये लेग शेकिंग वाला लिखा था। इसके अलावा एक अटायर भी आप ये तो नहीं पहन के जा सकते, क्या पहन के जाओगे? मैं फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर्स एंड शूज भी फॉर्मल रहेंगे। Replies were good, confidence was great. Thank you. Whatever you had, I think there was a great comprehension in your own brain about the ideas that you had, so you were able to convey them very well. Yes. But थोड़ा सा मुझे लगता है आंसर्स को और क्रिस्प करने की जरूरत है। कभी-कभी आप फ्लो में बह जाते हो कि आप ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हो। किसी के पास टाइम नहीं है, सब चाहते हैं क्रिस्प आंसर मिले। तो बस अपना देख लीजिएगा। Thank you. So Yash, your expressions were top notch. Voice modulation आप था, minimal, सब कुछ। आपको जो आपने अपनी बायो में लिखा है उससे वेल वर्स्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मुझे आइडिया मैं नहीं करके आया। So you have all the points,
You have all the brownie points to your credit, except the fact that you were fidgeting. You still are. Yes, I'm so ठीक है? sorry. So keep your tabs and find your USP. जब Yes. आपने लिखा that you are a confident teacher I and you've helped solving, resurrecting so many problems, you should know what Yes. problems were those. Yes, I ठीक है? will What were work those on. problems and USP आपको अपना पता होना चाहिए. डिप्लोमेटिक जो आंसर्स है, जो डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं, उन पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है. That's it. If you can explain that. लाइक जो let भी me अभी डिबेटेबल जो इनेट एबिलिटी हाँ, और लैंग्वेज स्किल्स को उसपे। लेकर बात हो पहले रही आपने थी. बोला कि हाँ, फिर आपने बोला नहीं मैं अपने बच्चों को मतलब आप पहले अपने पॉइंट देके उसी पे मुकर गए. आप एक पॉइंट नहीं एक्सप्लेन कर मतलब आप अड़े रहे जिद हाँ, से हाँ. लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर तो पाया. थोड़ा सा अगर आप उसको लॉजिकली फ्लो में ले जाओ. हाँ, मैं उसको उस पर ध्यान दूंगा. कि डेमो तो आपका अच्छा था. नहीं, मुझे सब कुछ- मुझे पर्सनली लगा कि मैं उतना अच्छा हाँ. नहीं कर पाया. नहीं, बाकी हमने बस हर जो स्टूडेंट छोटी को छोटी देखा आगे चीजें थी वो नर्वस हो जाता है, पैनिक हो जाता है. बहुत सारी चीजें आपकी औरों से बहुत बेहतर थी, हाँ. नॉलेज आपकी बहुत बेहतर थी. और देखो होता गया ना, हमारा तो काम है आपकी डेप्थ चेक करना. जी. जितना आपने बताया ना एब्सिसा ऑर्डिनेट ये वो उतने पे, तो मुझे तो देखो गहराई पे जाना है. आप इक्वेटर वगैरह ये सब चीजें बताने लगते हाँ. तो मैं फिर कुछ और ढूंढता. तो वो होता गया है. लेकिन कि जैसे सर ने देखा तुम्हारा पॉइंट, तुमने फिजिकल साइंस डाला हुआ था तो ट्रिपल पॉइंट तक चले गए. हाँ. तो गहराई ढूंढते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक स्टूडेंट को उतनी भी नॉलेज ना हो, वो फर्स्ट पार्ट पे ही रुक जाता. हाँ, हम मतलब स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लिया भाई एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस है, तो वो वही नहीं बता पा रहा. तो मैं उसे फिर अंदर ले जाते कार्यपालिका तक तो क्या पहुंचूंगा. हाँ. तो हमने तुमसे जो गलतियां करवाई है वो बहुत गहराई में जाके करवाई है. जी. लेकिन तुम सही थे. इंटरव्यूअर तो Thank बहुत ऊपर रुक जाएगा, उतना नहीं बता पाते. इंटरव्यू में एक्चुअली कुछ आंसर ना सही गलत होता नहीं है. वो हाँ. तुम्हारी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं, ट्रेड्स को देख. प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, किस Confidence तरीके से आप देखते हैं. रिएक्ट करते हो, कितना पैनिक करते हो और कितना अपने गिरना आप तो को देखो हर किसी को है. वो एक सवाल ऐसा पूछते ऐसा पूछ ही लेंगे. आप गिरे कितनी देर के बाद वो पॉइंट. तो हमें लगेगा इंटरव्यू के बाद कि यार वो सवाल तो मैं दे नहीं पाया, लेकिन मैं उस सवाल को तक आने तक कितने अच्छे से बता रहा था मुझे जरूर. जी. Thank you. तो आपका बहुत बढ़िया था. बढ़िया. ऑल द बेस्ट. Thank you. Thank you, sir.